स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पता है? क्योंकि ये किसी भी देश के एक्सटर्नल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितना मजबूत हैं या फिर कितना कमजोर हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो खबर ये आई है भारत के पर्सपेक्टिव से कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आपको पता है इस समय 2023-2024 का करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और इसका जो सेकेंड क्वार्टर है, आपको पता ही हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, ये आपका पहला क्वार्टर हो गया। फिर दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये फाइनेंशियल ईयर का ये जो सेकंड क्वार्टर है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ गया है और दैट इज नाउ 1% ऑफ जीडीपी। ये आप देख सकते हो, करंट अकाउंट डेफिसिट कंटेन्ड एट 1% ऑफ जीडीपी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉलर भारत से बाहर जा रहा था उसको कहीं ना कहीं रोकने में हम कामयाब हुए हैं। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ में आता है करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब कुछ हम जानेंगे और इसका कारण क्या है नीचे जाने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा न्यू ईयर सेल आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसके तहत अगर आप कोई भी बैच लेते हो यूपीएससी से रिलेटेड या फिर किसी भी बैच की, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इस समय सबसे कम दाम पर वो मिल जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, तो वो आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप मान लीजिए प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं, 2024 का जो प्रीलिम्स है उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारा SIP प्लस ले सकते हैं। और इसके अलावा ऑप्शनल पर भी भारी डिस्काउंट इस समय चल रहा है, वो आप ले पाओगे। मतलब कोई भी बैच अगर आपको लेना हो यूपीएससी से रिलेटेड, दिस इज द राइट टाइम ड्यूरिंग द न्यू ईयर सेल। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट, एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी भी देश के एक्सटर्नल सेक्टर के लिए। और आपको पता ही है जब भी हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, अब कई लोगों को शायद पता नहीं होता ये क्या होता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में बता देता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 2 चीजें होती हैं और ये 2 चीज अगर आप समझ लोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। एक होता है जिसको कहा जाता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है जिसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। देखो, जब हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो पैसा, या तो जो डॉलर है वो भारत के अंदर आ रहा है, या तो जो डॉलर है वो भारत के बाहर जा रहा है। अब आप खुद सोच के देखो, डॉलर कब भारत के अंदर आएगा? जैसे कि मान लीजिए अगर हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम गुड्स कोई बना रहे हैं भारत में और उसको बाहर बेच रहे हैं दूसरे देशों के लिए, तो इससे क्या होगा, डॉलर हमारे भारत के अंदर आएगा। वही अगर मान लो हम इंपोर्ट करा रहे हैं, तो इंपोर्ट अब जब हम कराते हैं तो हमें यहां पर पेमेंट करना होता है, तो जो डॉलर है वो भारत के बाहर चला जाता है। तो यही डॉलर का आना और जाना, यही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर काउंट करते हैं। अब इसमें जो मैंने आपको 2 चीज बताया, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो आज हम किसकी बात करें? आज हम बात कर रहे हैं CAD, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब ये करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, एक ध्यान रखना, एक होता है विजिबल और दूसरा होता है इनविजिबल। विजिबल मतलब मान लो अगर कोई गुड्स, पेन हो गया, कार हो गई, कुछ भी चीज हो गया, वो विजिबल है, वो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर हम इंपोर्ट कराते हैं, उस तरह की चीजें। तो उसका जो ट्रेड होता है उसको हम कहते हैं ट्रेड इन गुड्स। और यहां पर जो सरप्लस या डेफिसिट होता है इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर मान लो अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, मान लो हमने 1000 रुपए का एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और हमने इंपोर्ट कराया 100 रुपए का या फिर 900 रुपए का, तो यहां पर क्या हो गया कि हमने 100 रुपए का कम इंपोर्ट कराया, तो इससे हमारे पास सरप्लस बचा ना, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया और 100 रुपए हमारा सरप्लस हो गया। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं होता। भारत के केस में अगर आप देखोगे तो यूजुअली क्या होता है कि हम यहां पर ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं। जैसे कि मान लो हमने 1500 रुपए का इंपोर्ट कराया और हमने एक्सपोर्ट किया कितना, 1000 रुपए का, तो यहां पर 500 क्या हो गया, 500 हमारा डेफिसिट हो गया। तो ये जो डेफिसिट आता है इसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट कह सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज आपको समझना है, करंट अकाउंट के अंदर सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, यहां पर जो सर्विसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सर्विसेज में जैसे भारत में आपको पता है भारत IT का हब है, तो हम जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे हमें पैसा आता है। तो भले ही हम ट्रेड के मामले में, हम गुड्स के मामले में डेफिसिट में आ जाते हैं, लेकिन सर्विसेज के मामले में हम सरप्लस में आ जाते हैं, जिससे डॉलर भारत के अंदर आता है। उसी प्रकार
प्रकार से आपको पता होगा भारत से बहुत सारे जो लोग हैं वो विदेशों में जाते हैं, काम करते हैं और अपने घर वापस भारत में डॉलर भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। तो वो जो कहा जाता है इसको हम रेमिटेंस कहते हैं। तो ये बेसिकली प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट के अंदर आता है और यही बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताया, ये सब कुछ आपका करंट अकाउंट में आता है। अब इसमें क्या किया जाता है, टोटल देखा जाता है कि कितना डॉलर भारत में आया और कितना डॉलर भारत से गया। मान लो यहां पर मैं कहता हूं 100 रुपए भारत से गया, मैं जस्ट रुपए के टर्म्स में बता दे रहा हूं, ठीक है, एक ही चीज है, चाहे डॉलर बोलिए रुपए बोलिए। तो मान लो अगर मैं कहता हूं 100 रुपए भारत से गया और भारत में कितना आया, 90 रुपए आया, तो यहां पर क्या हुआ, हमें 10 रुपए कम आया भारत के अंदर, तो ये 10 क्या हो गया, -10, ये हमारा डेफिसिट हो गया और इसी को हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब देखो यहां पर एक चीज है, अगर मैं कहता हूं कि करंट अकाउंट, अगर हमारा जीडीपी, अगर मान लो मैं कहता हूं 1000 रुपए का है, जीडीपी आपको पता ही है ना, जीडीपी का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। मतलब भारत में एक साल में 1000 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वैल्यू 1000 रुपए है। तो अब आप खुद सोच के देखिए, मैंने आपको बोला करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 10 आया है, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 10 आया है, मतलब हमारे जीडीपी का कितना परसेंट है ये करंट अकाउंट डेफिसिट, आप खुद सोच के देखिए, ये है हमारा 1%। आई होप अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो ये जो चीज होता है ना, इसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। और दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप देखोगे यहां पर यूजुअली फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए, वो सब पैसा भारत के अंदर लेकर आते हैं। कमर्शियल जो सरकार बोरो करती है, कंपनीज बोरो करती हैं, आईएमएफ से अगर हम कोई चीज लोन वगैरह लेते हैं, तो वो सारी चीजें आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। खैर आज हम कैपिटल अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूं कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है, तो मतलब डॉलर भारत में आ रहा है ज्यादा, और मैं कहता हूं अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में है, मतलब हमारा डॉलर बाहर जा रहा है। अब इसमें एक और चीज है, ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल अकाउंट है ना, यूजुअली हमारे ये सरप्लस में रहता है। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि भारत के केस में करंट अकाउंट हमेशा यहां पर डेफिसिट में ही आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन कारण है कि हम गुड्स का उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, हम ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं गुड्स का। भले ही हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट के केस में आपको पता ही है ना, भारत में बहुत सारा एफडीआई आता है, बहुत सारा पैसा आता है, तो कैपिटल अकाउंट हमेशा हमारा पॉजिटिव में रहता है, सरप्लस में रहता है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ एक और इकोनॉमिक्स के अंदर अक्सर आप सुनते होंगे ट्विन डेफिसिट के बारे में। तो ट्विन डेफिसिट में क्या होता है, एक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट की हम चर्चा करते हैं और दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अलग हो गया। फिस्कल डेफिसिट का मतलब आपको पता है, जब बजट आता है, आपने देखा होगा कि सरकार यहां पर ज्यादा खर्च करती है और सरकार का रेवेन्यू कम होता है, तो वो जो डिफरेंस होता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो वो सब चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। खैर अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब आपको चीज समझ में आ गया करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, तो अब आपको चीजें अच्छे से आसानी से आ जाएंगी। बोला यह गया है कि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में सेकंड जो क्वार्टर गया, मैंने आपको बताया जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना आ गया है, 1% ऑफ जीडीपी। और आपको मैंने समझाया था ना 1% ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है। मान लो अगर हमारा जीडीपी 1000 रुपए है और हमारा डेफिसिट कितना आया यहां था, करंट अकाउंट डेफिसिट 10 रुपीज आया था, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 1% ऑफ जीडीपी। ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके पहले वाला क्वार्टर, इसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 1.1% ऑफ जीडीपी था। और अगर आप यही चीज पिछले साल देखोगे, मतलब 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में, उसके क्वार्टर सेकंड में अगर आप देखोगे क्वार्टर 2 में, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था 3.8% ऑफ जीडीपी। यहां पर ये चार्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अगर आप देखोगे, ये क्वार्टर 2 है आपका, पिछले साल वाला क्वार्टर 2, मतलब 2022 में जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना था ना, ये आप देख सकते हैं इट वाज 3.8% ऑफ जीडीपी। और आज ये घटकर कितना हो गया, इस वाले क्वार्टर में, इस वाले साल के सेकेंड क्वार्टर में हो गया है जस्ट 1%, जो कि एक अच्छी बात है। ये आपको एकदम अच्छे से अब समझ में आ जाना चाहिए। अगर हम वैल्यू के टर्म्स में बात करें, यहां पर तो मैंने जीडीपी के टर्म्स में बात किया, परसेंट ऑफ जीडीपी, लेकिन अगर आप इसको वैल्यू के टर्म्स में देखोगे तो इससे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेकेंड क्वार्टर में इस साल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, जो वैल्यू है, वो हुआ है 8.3 बिलियन डॉलर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो करंट अकाउंट था, मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया था ना इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारा 8.3 बिलियन डॉलर भारत से बाहर गया है, क्योंकि ये डेफिसिट है। ये चीज आपको समझना है। और अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले वाले क्वार्टर में, मतलब इसी साल के
फर्स्ट क्वार्टर में, तो ये था 9.2 बिलियन डॉलर। और अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले वाले साल के क्वार्टर टू में, ये वाला जो मैंने आपको बताया था 3.8% ऑफ जीडीपी आया था पिछले साल के क्वार्टर टू में, ये आप देखिए ये था 30.9 बिलियन डॉलर। मतलब कहां पिछले साल 31 बिलियन डॉलर का डेफिसिट था, आज इस साल हमने जो है सेकेंड क्वार्टर में 8.3 बिलियन डॉलर का डेफिसिट रखा है। अब देखिए यहां पर ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो ये 8.3 बिलियन डॉलर का ये जो डेफिसिट आया है ना, ये आपको समझना है कि ज्यादातर एक्सपेक्टेशन ये था रिसर्चर्स के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा, कि क्वार्टर टू का डेफिसिट आएगा लगभग 13 बिलियन डॉलर के आसपास, लेकिन एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे आया है। मतलब हमारा डॉलर कम गया है। ये 8.3 बिलियन डॉलर का मतलब क्या है, ये हमने हमारे देश से डॉलर जो है बाहर गया है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे रिजर्व वगैरह पर इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन क्योंकि अब ये डेफिसिट कम आया है, इसकी वजह से आप देख सकते हो यहां पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी आपको इसका इंपैक्ट अभी रिसेंट देखने को मिलेगा। ये 600 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है, ये आपको समझना है। तो ओवरऑल पूरे इकोनॉमी के ऊपर ये इंपैक्ट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये कम क्यों आया, क्या कारण है। देखो इसका सबसे मेन कारण है मर्चेंडाइज ट्रेड। मर्चेंडाइज ट्रेड का मतलब ये हो गया, करंट अकाउंट के अंदर ये जो ट्रेड इन गुड्स की बात की है ना, उसी को हम बेसिकली मर्चेंडाइज ट्रेड कहते हैं। मतलब जिस चीज को हम देख सकते हैं, विजिबल वाला जो होता है। तो मर्चेंडाइज ट्रेड आप देख सकते हो क्वार्टर टू में, पिछले साल के क्वार्टर टू में डेफिसिट आया था मर्चेंडाइज ट्रेड में 78 बिलियन डॉलर का, लेकिन इस बार डेफिसिट कितना है, 61 बिलियन डॉलर का। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, जो सर्विसेज है उसमें हमारा सरप्लस होता है, और वो कितना सरप्लस है ये अगेन आप देख सकते हो। यहां पर आप देखोगे तो हमारा जो सरप्लस आया है दैट इज 40 बिलियन डॉलर। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्विसेज में हम सरप्लस हैं 40 बिलियन डॉलर, मतलब भारत के अंदर आया है, हमने एक्सपोर्ट किया है सर्विसेज। वहीं ट्रेड के मामले में क्या हुआ है, हम डेफिसिट में है, कितना, 61 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये चीज आपको समझना। और इसके साथ साथ अगर हम प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट की बात करें, ये प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट रेमिटेंस वगैरह आप देखोगे तो इसमें भी हमारा आया है 28 बिलियन डॉलर भारत के अंदर आया है रेमिटेंसेस के तौर पर। मतलब भारत के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं और पैसा भारत भेजते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत के अंदर आता है। 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस 2023 में देखने को मिला है, विच इज ह्यूज नंबर। अगर आप इसको कंपेयर करो चाइना से, तो चाइना का जस्ट 50 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो बहुत सारा पैसा भारत आता है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो अभी हम बात किए कि 1% ऑफ जीडीपी हो गया हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये सब कुछ अच्छा है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले समय में हो सकता है, मतलब ये जो क्वार्टर थ्री का आंकड़ा आएगा ना, जो हम बात करते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर की क्वार्टर थ्री का, इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, यहां पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 18 से 20 बिलियन डॉलर पहुंच सकता है, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली कितना पहुंचता है, ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि लॉन्ग टर्म में अब हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.5% से, मतलब 1.5% के आसपास रहने वाला है। 1.5% ऑफ जीडीपी, 1.5% ऑफ जीडीपी, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, उसके पहले क्या होता था ज्यादातर कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 2% ऑफ जीडीपी से ऊपर चला जाता था, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मतलब बहुत सारा डॉलर भारत से बाहर जाता था। खैर अब ये कंट्रोल में आ चुका है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन टू इंप्रूव द नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट? इनमें से कौन सा स्टेप लिया जाता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर वो नेगेटिव चला जाए उस केस में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, चाहे सीएसआईआर हो, आईबी हो, यूपीएससी से रिलेटेड हो, न्यू ईयर सेल के दौरान डेफिनेटली अवेल करिएगा, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।